Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो पिछले लेक्चर में हमने गति के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। गति के नियम को पढ़ा था, जिसे आज हम एक बार वापस पढ़ेंगे। तो गति के नियमों के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था सन 1686 के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों के बारे में बताया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्राकृतिक गणित के सिद्धांत या फिलोसफी ऑफ नेचुरलिस्ट मैथमेटिका नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने गति के नियमों को बताया था। तो हमने पहले गति के बारे में चर्चा कर रखी है कि गति, वेग, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो आज हम गति के नियमों को एक बार पुनः स्टार्ट करते हुए सबसे पहले गति के तीन नियम दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति के तीन नियम दिए थे और इन नियमों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। इस नियम के अंदर न्यूटन साहब ने जड़त्व के बारे में बताया था और बल का जो व्यंजक होता है उसके बारे में बताया था। बल की परिभाषा भी बताई थी। उसके बाद में बल की परिभाषा का मैथमेटिकल प्रूफ, गणितीय विवेचना, गति के दूसरे नियम के अंदर बताई गई है और गति के तीसरे नियम के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया को बताया गया है। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से तीनों नियमों को अलग अलग हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अंदर हमें जड़त्व को देखने का मिलेगा और बल की परिभाषा भी उसके अंदर पढ़ेंगे। और द्वितीय नियम के अंदर बल का जो हमारा गणितीय व्यंजक होता है, जिसे हम F = ma के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बताया था। और तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बताया था, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है और वो जिस वस्तु के द्वारा हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत वस्तु के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से न्यूटन साहब ने गति के तीन नियम सन 1686 के अंदर दिए थे। तो अब हम विधिवत रूप से गति के प्रथम नियम को पढ़ते हैं। तो गति के प्रथम नियम को पढ़ने से पहले हम जड़त्व के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि गति के प्रथम नियम को समझने के लिए हम जड़त्व की अवधारणा मानते हैं या जड़त्व का जो हमें ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था। सबसे पहले जड़त्व के बारे में मिस्टर गैलीलियो ने भी बताया था। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? व्हाट मीन्स इनर्शिया। तो जड़त्व या इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी रैखिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है या रैखिक गति का जो विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह रैखिक गति का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व को उदाहरण के रूप में सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि
यदि कोई पेड़ को हम हिलाते हैं तो उससे फल नीचे गिर जाते हैं। ये जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ और उसकी टहनियां तो गतिशील अवस्था में आ जाती है, परंतु फल जो उसके लगा रहता है वह वही स्थिर रहने का प्रयास करता है, जिसके कारण फल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार गति के नियमों के बारे में हम दो तरीके से या दो प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो जड़त्व है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी रैखिक गति का विरोध करता है। रैखिक गति का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। उसके बाद में हम गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। तो गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। तो गति के प्रथम नियम को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला स्थिर अवस्था का नियम। गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। तो स्थिर अवस्था का नियम, स्थिर अवस्था का गति का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है, अर्थात जब हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वह अपनी अवस्था का विरोध करती है। इसे हम स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था का गति का नियम या स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। तो स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और इसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कंबल के झटकने पर धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। कि जब हम कंबल को झटकाते हैं या किसी डंडे से पीटते हैं तो उसके कंबल के जो कण होते हैं वो तो गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार ये स्थिर अवस्था का गति का नियम हो जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि एक पानी से भरा हुआ कांच का गिलास लेकर के उसके ऊपर पानी से भरा हुआ गिलास, कांच का गिलास लेकर के उसके ऊपर एक गत्ते को
रख करके इसके ऊपर एक सिक्का रखने पर जब हम अपनी हाथ की अंगुली से गत्ते को फोर्स करते हैं अर्थात उसको झटकाया जाता है, आगे खिसकाया जाता है, तो सिक्का है वो गिलास के अंदर गिर जाता है अर्थात गत्ते के साथ आगे सिक्का नहीं जाता है। क्योंकि जब हम गत्ते को झटका देते हैं तो गत्ता तो गतिमान अवस्था में हो जाता है, लेकिन सिक्का अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और सिक्का उसी गिलास के अंदर गिर जाता है। इस प्रकार के हम एग्जाम्पल को साधारण रूप से अपने जीवन में देखते हैं। उसके बाद में आता है गति का फर्स्ट नियम, जड़त्व का गतिमान अवस्था का नियम, जड़त्व का गतिमान अवस्था का नियम आता है। तो गति के गतिमान अवस्था का जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई वस्तु यदि एक समान वेग से या समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वह अपने वेग में रोकने पर या वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। गति के एक समान वेग या गतिमान अवस्था के गतिमान अवस्था के जड़त्व का नियम, गतिमान अवस्था के जड़त्व का नियम ये बात कहता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह एक निश्चित वेग से गति करना ही चाहती है अर्थात जब हम उसके वेग में रोकने की या प्रयास करते हैं तो वह अपनी गति का विरोध करता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम साधारण तौर पर देख सकते हैं कि जब हम बस में खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो जब बस एक समान वेग से चल रही होती है तो हम चल रहे होते हैं, लेकिन जब बस ड्राइवर अचानक धक्का लगाता है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं अर्थात हमारे पांव तो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं लेकिन पूरा शरीर एक समान वेग से आगे गति करना जारी रखता है जिससे हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम साधारण तौर पर अपने जीवन में देख सकते हैं। तो एक समान गतिमान अवस्था के लिए जड़त्व का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से ही गतिमान रहना चाहती है अर्थात अपनी अवस्था का विरोध करती है। अर्थात अपनी अवस्था का विरोध करती है। इस प्रकार चलती बस को एकाएक रुकने पर सवारी का आगे की ओर गिरना। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर हम गति के नियम को देख सकते हैं। उसके बाद में अब हम गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो गति का दूसरा नियम ये कहता है कि
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के बल के बराबर होती है, उस वस्तु के बल के बराबर होती है। अर्थात गति का दूसरा नियम बल के व्यंजक को या बल की परिभाषा को बताता है। तो गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात F इक्वल्स टू dP अपॉन dt। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये संवेग में परिवर्तन है, P को संवेग को P से निरूपित किया जाता है और ये dt टाइम को निरूपित करता है। अर्थात अल्प समय में किसी संवेग में जितना परिवर्तन होता है वह उसके अनुपात के रूप में लिखा जाता है। अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसकी दर बल के समानुपाती होती है। और अब हम इस व्यंजक को निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई एक वस्तु है जो v वेग से अपना स्टार्ट करती है, टाइम t बराबर 0 होता है, उसमें उसका प्रारंभिक वेग v होता है, u होता है। उसके बाद में एक निश्चित टाइम t1 के पर पहुंच जाती है, उसका वेग v हो जाता है। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि जब प्रारंभिक में वस्तु p1 संवेग पर होती है तो उसका वस्तु का संवेग द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। इसे हम द्रव्यमान या मास के रूप में बोलते हैं और v को वेग के रूप में बोलते हैं। तो p1 बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग v की जगह u है तो इसलिए u लिख दिया और p2 इक्वल्स टू mv हो जाएगा, p2 इक्वल्स टू mv हो जाएगा। तो अगर हम एक निश्चित समय के अंदर दोनों का अंतर निकालेंगे तो p2 माइनस p1 इक्वल्स टू mv माइनस mu हो जाता है। इस प्रकार दोनों के अंतर को हम डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे dp इक्वल्स टू mv माइनस u लिखेंगे। और अब चूंकि समीकरण नंबर 1 में हम मान रखते हैं तो समीकरण 1 में मान रखने पर और ये माना है तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये आएगा कि F इक्वल्स टू F समानुपाती m v माइनस u अपॉन में t हो जाएगा। तो हम गति के प्रथम नियम v इक्वल्स टू u प्लस at से जानते हैं कि v माइनस u अपॉन t के बराबर a होता है, जिसे हम एक्सीलरेशन बोला जाता है। तो इसका मान यहाँ रखने पर f समानुपाती m इसकी जगह a रख दिया, इस पूरे की जगह a रख दिया
अर्थात समीकरण नंबर 2 समीकरण और ये 3 समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो F इक्वल्स टू MA आ जाएगा। यहाँ पर समानुपाती नियतांक को मान हम 1 मान सकते हैं, तो F बराबर MA हो जाएगा, जिसे हम साधारण रूप से यूज में लेते हैं, अर्थात ये बल की गणितीय व्यंजक के रूप में होता है। तो बल का मान द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम देख सकते हैं। और गति के तृतीय नियम के बारे में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।